प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट जेआरएफ से टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एसएसबी केवीएस एनवीएस एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास विशेष रूप से यूजीसी नेट और पीजीटी हिंदी के लिए है। ठीक है, यूपी पीजीटी के लिए हिंदी हिंदी के लिए है। आज का एक आपके लिए 25 नंबर का प्रश्न है, जो आपके लिए चैलेंज प्रश्न है। और बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, 25 प्रश्नों में है 75 का दाम। बिल्कुल सही बात कह रही हूँ, क्योंकि आज जो प्रश्न हमने लिए हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ जो चारों ऑप्शन है उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। वीडियो को ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, है ना। तो चलते हैं, प्रश्न को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस रचना के संबंध में कहा है? सूरसागर, रामचरितमानस, साहित्य लहरी, प्रिय प्रवास या पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये उन्हीं पुस्तकों से लिए गए तथ्य हैं, जिन जो पुस्तकें आपके पास हैं, है ना। तो इसका आंसर सभी को देना है। ठीक है, ये चैलेंज प्रश्न है आज का, सभी को इसका उत्तर देना है। और बाकी आपको पता चल ही गया कि रामचरितमानस के संबंध में आपको पढ़ना है, साहित्य लहरी, सूरसागर, प्रवास और पृथ्वीराज रासो को आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। बड़े ही अच्छे प्रश्न हमने लिए हैं। और आप यदि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं है तो फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है ना। अब ये प्रश्न तो हमने लिया, प्रश्न के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि आपको लोनजानस का, प्लेटो का, रिचर्ड का, अरस्तु का, इनके संबंध में, इन्होंने काव्य के संबंध में क्या कहा है, या इनके जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं, जैसे त्रासदी विरेचन है ना। तो आपको अरस्तु का को पढ़ना है, ठीक है, लोनजानस का आपको पढ़ना है, प्लेटो का काव्य सिद्धांत आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और रिचर्ड का भी काव्य भाषा सिद्धांत आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न बने हैं और बनने के बहुत ज्यादा चांस भी है प्रश्न के। साथ ही साथ इनका आपको टाइम पीरियड याद रखना है ना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, प्लेटो ने कहा है। ठीक है, प्लेटो ने भावातिरेक को अनिष्टकर कहा। अनिष्टकर कहने का आशय बता दूं फ्रेंड्स, मतलब उन्होंने भाव को बताया है कि भाव की जहाँ अधिकता हो जाए, ऐसा काव्य जिससे भाव की अधिकता हो जाए, भावातिरेक हो जाए, तो उन्होंने उसको अनिष्टकर माना है ना। वो प्लेटो है। अब फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि 25 प्रश्न में यदि आप 20 सही करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अब इस प्रश्न को देखकर चौंकना नहीं, ठीक है। सभी को ये प्रश्न आपको सभी को मालूम है। आपके एक डाउट है, मैं क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ पुस्तकें हैं जहां पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है, चिन्ह दिया है, अलग किया है, कहीं कहीं पर 52 लिखा आता है। तो आप भ्रमित मत होना, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत मायने रखता है एग्जाम टाइम में, है ना। क्योंकि आपका एक प्रश्न 2 नंबर का है, और 1-2 नंबर से जिनका मतलब नहीं हो पाता है नेट जेआरएफ, बहुत अफसोस होता है उन्हें। तो यह प्रश्न आपको यह बताने के लिए है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 13 स्वर, 38 व्यंजन और 51 ध्वनियां ही मानी है, ना कि 52 मानी है। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा तथ्य देखने को मिलता है 52, तो 52 को नहीं लेना है। आगे चलते हैं, क्योंकि ये यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेट में पूछा गया प्रश्न है, तो एनटीए ने ऑथेंटिक इसी को माना है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है ना। कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं, हमें यह बताना है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पथ के साथ ही तो देखना ये किसका है, हम हसमत भी देखना है, लौट आओ घर, लौट आओ, ठीक है, धार और मित्र संवाद भी देखना है। तो यहाँ पर संस्मरण विधा की जो रचना हमारी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एक्सप्लेन करने से पहले मैं कह दूं, आप पेन कॉपी लेकर बैठें। और 25 में आपने यदि 20 प्रश्न आज सही किए, ठीक है, 25 में यदि आप 20 सही करते हैं, तो आप मान के चलो कि आपकी तैयारी बेहतर है, और आपकी तैयारी 60% क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आपको 70% ही क्लियर करना है, 80% ही क्लियर करना है। 60% आपकी क्लियर है। बता दो फ्रेंड्स, 20% तैयारी कब क्लियर होती है? जब आपका रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट चलता है। ठीक है, जब रिवीजन के साथ आप मॉक टेस्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी तैयारी परफेक्ट होने लगती है। ठीक है, तो आपने तैयारी जो की है, अब मॉक टेस्ट चल रहा है, मान के चलो कि मॉक टेस्ट ही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है। तो हमारा जो 3 नंबर है वो करेक्ट आंसर है, मित्र संवाद, है ना। मित्र संवाद जो है संस्मरण विधा की नहीं है। ये जो है 1992 में, ठीक, कब लिखी गई थी? 1992 में लिखी गई मित्र संवाद है। किनके किनके बीच की वार्ता? रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पथ के साथ ही बड़ा बड़ा ही प्रसिद्ध कृति है ये। 56 में लिखा गया, वर्मा जी का है ना, महादेव वर्मा का है।
हम हसमत भी हम जानते हैं 2 भाग में आया है, 1977 में प्रकाशित हुआ था, कृष्णा शोभती का है। फिर आगे हम देख लेते हैं लौट आओ धार को, है ना? लौट आओ धार जो है दूधनाथ सिंह का है, 1995 में लिखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको बताना चाहूँगी सूफी रचनाएँ आपको देखनी ही देखनी है। सूफी काव्य आपको देखना है। तो यहाँ पर आता है हमारा सही अनुक्रम में लगाने के लिए। बता दो फ्रेंड्स, पहले प्रश्न उतने ज़्यादा बनते थे लेकिन अभी 10 प्रश्न ही सही अनुक्रम में आते हैं। सही अनुक्रम के लिए आपको सेलेक्टेड ही पढ़ना है ना? तो मृगावती, पद्मावती, चित्रावली, इंद्रावती हम समझ गए पहले ही। हम क्या समझ रहे हैं कि सबसे पहले कौन आया है ना? पहले मृगावती आता है 1503 और हम देख लेते हैं कि मृगावती कहाँ पर है। तो मृगावती ए नंबर पर है, पहले 1503 मृगावती कुतुबुल, फिर पद्मावती बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1540 जैसी, चित्रावली भी इंपॉर्टेंट है उस्मान कृत 1613 और इंद्रावती नूर मोहम्मद कृत 1744 है ना। बहुत बार ये रिपीट हो चुके हैं परीक्षाएं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो आपको इन रचनाओं के साथ ही साथ आपको कुतुबुल जायसी और उस्मान नूर मोहम्मद का जन्म समय भी याद रखना है, ठीक है? इनका जन्म समय भी आपको याद रखना है ना? आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा फिर बनता है कि प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का हमें सही अनुक्रम बताना है। देखो आज मैंने प्रकाशन वर्ष वाले प्रश्न कुछ ज्यादा ले लिए हैं, है ना? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है, कृतियां तो देखनी है कौन सी है ना? कृतियां हमें देख लेना है कौन सी है, फिर हमें देखना है कि हमारा ऑप्शन सही कहाँ बैठता है ना? तो हम देख लेते हैं सबसे पहले मरी हुई मछली, है ना? मरी हुई मछली कहाँ पर देखते हैं? तो यहाँ देखो मरी हुई मछली जो है, यहाँ पर मरी हुई बस लिखा हुआ, माफ कीजिएगा, मरी हुई मछली होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, मछली मरी हुई ये हमारा करेक्ट है, ठीक है? मछली मरी हुई करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा पहले आता है, तो इसका जो हमारा प्रकाशन वर्ष है 1966 है, ठीक है? 1966 में 19 को छोड़ो, 66 याद करो, 66 याद करो, राजकमल चौधरी। इसके बाद फिर महाभोज को याद करो, 79 ऐसे ये याद करो, मन्नू भंडारी। फिर पहला गिरमिटिया बड़ा ही प्रसिद्ध है, 99 याद करो, ठीक है? 19 को काटो, 99 याद करो, गिरिराज किशोर। और कितने पाकिस्तान 2000 कमलेश्वर, ठीक है? कितने पाकिस्तान 2000 कमलेश्वर, प्रोनाउंसिएशन पर अवश्य ध्यान देना। अब यहीं पर आपके 4 प्रश्न क्लियर हो गए, ठीक है? यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है ना क्लियर हो गए। इन ऑप्शनों के माध्यम से आपको पता है कि आपको मन्नू भंडारी, गिरिराज किशोर, कमलेश्वर को पढ़ना है, उनकी कई रचनाएं पढ़नी है। ये रचनाएं तो उपन्यास विधा की है, बाकी उनकी कहानियां भी पढ़नी है, ठीक है? उनके नाटक आपको देखने हैं, है ना? मन्नू भंडारी की कहानियां, आत्मकथा जरूर याद रखें, इनका नाटक भी आप याद रखें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का फिर हमें सही अनुक्रम लगाना है, ठीक है? सही अनुक्रम लगाना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हुआ है ना? क्योंकि टाइप आप जानती हैं कि स्वयं से करना पड़ता है। तो सही अनुक्रम लगाना है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है, तो बी नंबर हमारा करेक्ट बनता है, ठीक है? पहले आता है बोलती प्रतिमा, है ना? बोलती प्रतिमा के रचनाकार का आपने नाम रखना है, तो श्री राम शर्मा है, 1937, ठीक है? मैंने कहा है बोलती प्रतिमा 37 याद करो, ठीक है? 37 याद करो। अतीत के चलचित्र बहुत बार रिपीट हो चुका है ना? तो इसको भी आपको याद रखना है, महादेव वर्मा 1941, है ना? 41 याद कर लो। 37 41 समय के पाँव, माखनलाल चतुर्वेदी 1962, 37 41 62 और 63, 10 तस्वीरें 63 में जगदीश चंद्र माथुर, है ना? तो इस तरह याद रखें आप। जब भी आप रचनाएं पढ़ें, 19 को आप काटो, जस्ट उस रचना के ऊपर ही आप ऐसे लिख लो, है ना? आप 37 लिखो, 41 लिखो, 62 लिखो, 63 लिखो, ठीक है? 62 लिखो, 63 लिखो, ऐसे ही लिख लिया करिए, है ना? जैसे आप नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाए होंगे तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, है ना? आगे अगला प्रश्न हमारा आता है कि प्रेमचंद्र किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं ना? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो चुका है कि प्रेमचंद्र जो है वो कैसी प्रवृत्ति के उपन्यासकार माने गए हैं। तो सी नंबर हमारा करेक्ट है, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, है ना? आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी उपन्यास की श्रेणी में प्रेमचंद्र जी आते हैं, है ना? इनका जो जन्म समय है आपको वो भी याद रखना है प्रेमचंद्र जी को, कि 1880 से 1936 तक इनका जन्म समय माना गया है। गोदान के लिए इनके मतलब गोदान इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इनके जितने भी उपन्यास हैं, कहानियां हैं, उन पर आपको अपनी दृष्टि रखनी है ना? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और विशेष रूप से ये प्रश्न में पूछे जाते हैं। आगे हमारा प्रश्न बनता है रस आखेटक के रचनाकार का हमें नाम बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। तो यहाँ पर तो सी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन है, कुबेर नाथ राय। अब यहाँ पर सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होने के साथ साथ आपको जो ये 3 ऑप्शन और मिलते हैं, ठीक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानवास मिश्र और शरद जोशी। तो फ्रेंड्स इनकी रचनाएं आपको देखनी ही देखनी है ना?
देखने का मतलब ये हुआ कि इनके जो निबंध हैं, वो देखना है, इनकी आलोचनात्मक कुछ कृतियाँ हैं, वो देखना है, इनके जो व्यंग्य निबंध हैं, ठीक है, किसके? शरद जोशी के, वो देखना ही देखना है। आपको पता है कि विद्यानिवास मिश्र का निबंध इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आता ही आता है, तो इनको आप ज़रूर देख लेना, है ना? कुबेरनाथ राय वैसे मानते हैं कि ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं, तो ये भी आप देखना कि कौन निबंधकार किस श्रेणी में आते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपके 4 प्रश्न, 1 प्रश्न के साथ 4 प्रश्न कार्ड आपको बेनिफिट मिल रहा है ना? पहला प्रश्न तो आप देखते हैं, उत्तर के कुबेरनाथ राय हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप बिल्कुल नोट करें। आज आप बिल्कुल आप एक अलग से पेज पर नोट करते चले जाएँ कि इनको आपको पढ़ना है, विद्यानिवास मिश्र को आपको पढ़ना है, शरद जोशी के निबंध आपको पढ़ना है, क्योंकि शरद जोशी के निबंध कई बार रिपीट हो चुके हैं। राह किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियाँ, हम प्रश्न के प्रश्न हमारे, है ना? यत्र तत्र सर्वत्र, कभी-कभी मतलब इनकी जो रचनाएँ हैं प्रकाशन क्रम में लगाने के लिए आती हैं। चितवन की छाह विद्यानिवास मिश्र के तो कई बार पूछी गई है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हमारे पाठ्यक्रम में ही लगा हुआ है ना? सीरीज़ की याद आई, है ना? तो कई बार ऐसे प्रश्न बने हैं, तो आप ज़रूर इन प्रश्नों पर अपनी दृष्टि रखें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्न में से कौन-सी रचना या कौन-सी हरशंकर परसाई की रचना नहीं है, है ना? इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा जीप पर सवार लिया, ठीक है? जीप पर सवार लिया हरशंकर परसाई की रचना नहीं है, है ना? ठीक है, माफ़ कीजिएगा। जो जीप पर सवार इल्लियाँ हर्षशंकर परसाई की नहीं है, ये शरद जोशी की कृति है ना, ये शरद जोशी की कृति है। अब आपको फ्रेंड्स बता दूँ कि परसाई जी के जितने भी निबंध संग्रह लगे हुए हैं ना, तो चाहे विकलांग श्रद्धा का दौर हो, ठिठुरता हुआ गणतंत्र हो, प्रेमचंद के फटे जूते हों या फिर पगडंडियों का ज़माना हो। कई बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न रिपीट हुए हैं, तुलसीदास चंदन घिसे भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इनके निबंधों का क्रम पूछा जाता है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? देखो ये फेमस प्रश्न है। प्रश्नों का टाइप यही होगा, मैं आपको बता दूं, प्रश्नों का टाइप यही होगा। हो सकता है जो प्रश्न कोर्ट में आए तो उनके संबंध में आप कहीं ना कहीं भ्रमित ना हो, तो आप जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करें, मॉक टेस्ट करें, है ना? कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ तो लिया है, उस टॉपिक का आपने कितना प्रश्न लगाया है, कितना आपने पीवाईक्यू किया है, कितना एमसीक्यू किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर देखने को मिलता है 10वें नंबर का डी नंबर करेक्ट है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है वो मार्क्सवादी आलोचक की श्रेणी में नहीं आते हैं, है ना? अब आपको शिवदान सिंह का आलोचनात्मक कृति पढ़ना है, एग्जाम में रिपीट होता है। शिव कुमार मिश्र को पढ़ना है, प्रकाश चंद्र गुप्त को भी पढ़ना है, राम स्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इनके मान के चले कि एग्जाम में राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और इनके आते ही आते हैं, है ना? तो देख लेना फ्रेंड्स, मैंने इसीलिए यहाँ पर लिया है ना? इन प्रश्नों को लिया है ताकि आप भ्रमित न हो, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना? कौन से मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं, कौन से नहीं माने जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? या यदि आपको अभी भ्रमित हैं आप, तो आपके पुस्तकों में इनका जिक्र है, यदि आपको लगता है अभी भी डर है आपको, तो बताना, तो मैं इसका छोटा सा एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक का हमें नाम बताना है। हमने प्रश्न तो देख लिया, है ना? हमने प्रश्न देखा कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी किसका है, बट हमें यहाँ पर एक ये तो मिलता है कि हमें जॉगदार्दा के संबंध में थोड़ा सा जानकारी रखनी है। फ्रेडरिक जेम्सन के बारे में हमें जानकारी रखनी है। रिचर्ड रोटी के बारे में हमें जानकारी रखनी है ना? पाल दीमान के बारे में हमें जानकारी रखनी ही रखनी है, क्योंकि इनकी जो और कृतियां हैं वो पूछी जाती हैं। इनका जन्म समय पूछा जाता है, ठीक है? इनका जन्म समय अवश्य पूछा जाता है। तो फ्रेंड जाग देरदा 1930 से 2004 के माने जाते हैं, है ना? तो इनके रचनात्मक कृतियों के साथ-साथ इनका मतलब ये किस खंड या किस मतलब किस वाद से संबंधित है ना? जैसे जॉर्ज देरदा को विखंडनवाद का प्रवर्तक माना गया है, तो ये याद याद रखिए कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा तो करेक्ट आंसर ए नंबर सही है। बाकी आप इनके तथ्यों पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। जितने भी पाश्चात्य काव्य शास्त्री आचार्य हुए हैं, उनको एक तथ्य में याद ही रखें। आगे फिर चलते हैं, आगे आगे हमारा प्रश्न बनता है। प्रश्न दिया गया है कि खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज के विशिष्ट योगदान के संबंध में हमें सत्य कथन लिखना है, ठीक है? हमें असत्य कथन बताना है, ठीक है? माफ कीजिएगा, यहाँ सत्य हो गया है, हमें असत्य बताना है, ठीक है? कौन सा असत्य कथन है, ठीक है? यहाँ पर होना चाहिए था, मैंने सत्य लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है कि अंग्रेजों में खड़ी बोली
अंग्रेजों में खड़ी बोली की विकास को प्रमुखता दी। अंग्रेजों ने, ठीक है, ये अंग्रेजों ने होना चाहिए था कि अंग्रेजों ने खड़ी बोली की विकास को प्रमुखता दी, है ना। आगे हमारा प्रश्न बनता है, अगला हमारा प्रश्न फिर आता है, ठीक है। हमारा प्रश्न बनता है कि प्रश्न है कि खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज में विशिष्ट योगदान में हमें असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है, असत्य का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर बता दूं कि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, है ना। फिर अगला प्रश्न हमारा फिर बनता है, ऑप्शन आता है कि खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। फिर आता है खड़ी बोली में साहित्यिक लेखक युग की आवश्यकता थी, है ना। ये बात तो सत्य है कि खड़ी बोली में साहित्यिक लेखक युग की आवश्यकता थी, बिल्कुल सही है। ए नंबर भी सही है। कहीं ना कहीं बी नंबर हमारा देखो अशुद्ध लिखा है, ठीक है, बी नंबर जो है हमारा वो असत्य लिखा गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 कलकत्ता ने ही साहित्यिक विधाओं के सृजन में अपना योगदान दिया है और खड़ी बोली को प्रसिद्ध प्रदान किया है ना। खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया था, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के द्वारा किया गया था, है ना। तो ये आंशिक रूप से सत्य या फिर असत्य ही कहे, ठीक है, ये हमारा गलत गलत कथन है। आगे हमारा फिर एक प्रश्न आता है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषता आंशिक रूप से सही है ना। कौन सी विशेषता है जो आंशिक रूप से सही देखने को मिलती है, तो आत्मानुभूत की अभिव्यक्ति बिल्कुल सही है, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह सही है, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण सही है, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, ये आंशिक रूप से सही है, ठीक है। ये जो हमारा है डी नंबर आंशिक रूप से सही है। मैंने कहा है कि 25 में से 20 प्रश्न आपको सही करने हैं। जैसे ही प्रश्न आए थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दें, है ना, फास्ट देखें, पॉज कर दें और ऑप्शन को जल्दी से टिक करें। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पाश्चात्य, है ना, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है ना। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा टाइप, है ना, मिस्टेक को मैंने सुधार दिया, है ना, मिस्टेक को मैंने सुधार दिया। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है बताना है हमें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अरस्तु, प्लेटो, लोंजानस, कॉल्डिज, इनको आपको पढ़ना है। मैंने अपने अगले प्रश्नों में मैंने जिक्र कर चुकी हूँ, जो पिछले प्रश्न अभी मैंने बोले हैं उन प्रश्नों पर इनका नाम मैंने बता चुका है कि इनको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है उसको हम देख लेते हैं। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट। पहले बी नंबर दिख रहा है कि प्लेटो, अरस्तु, लोंजानस, कॉल्डिज, है ना, बिल्कुल स्पष्ट हमारे सामने है। तो ऐसे प्रश्नों पर आप अपनी दृष्टि को रखें, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम टाइम आपके लिए बहुत काम आएंगे एग्जाम में। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का हमें सही क्रम क्या है ये लगाना है ना, सही क्रम क्या है ये लगाना है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट तो है ही आपके लिए। ये किसकी पत्रिकाएं हैं, इसके संपादक कौन थे, इसका प्रकाशन वर्ष क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कवि वचन सुधा, है ना, भारतेंद्र जी पहले ही आते हैं क्योंकि 1968 में इसका इन्होंने संपादकत्व किया था, कवि वचन सुधा का। ए नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर हम आते हैं कि सरस्वती 1903, है ना, सरस्वती 1900 में, महादीप सद्वेदी 1903 में इसके संपादक बने थे, ये जरूर याद रखना, ठीक है। ये पत्रिका का जो इस प्रकाशन वर्ष है 1900 ही माना जाता है, लेकिन महावीर सद्वेदी इसके संपादक कब बने थे, 1903 में। चांद पत्रिका बड़ा इंपॉर्टेंट है, महादेव वर्मा का 1920 में, है ना, 1920 में, 19 को मैंने कहा कट करो, है ना, 1920 में। और इसके बाद प्रेमचंद हंस 1930 में, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब यहीं पर भारतेंद्र जी को पढ़ना है, महावीर सद्वेदी को पढ़ना है, महादेव वर्मा को पढ़ना है, प्रेमचंद को आपको पढ़ना है ना। जितना ज्यादा हो सके इनके लिए आप जानकारी इकट्ठा करके रखें, है ना। अभी केवल रिवीजन का टाइम है, एक बार देखते चले जाएं। जो आपने नोट्स बनाया है उन नोट्स पर अपना अपनी दृष्टि रखें और मॉक टेस्ट करें, ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, मॉक टेस्ट जहां आपको मिले, जहां कहीं मिले वहां करें। अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है ना, सही अनुक्रम बताना है। तो बता दूं ये प्रश्न एग्जाम टाइम में पूछा जा चुका है। और बताना चाहूंगी यहाँ पर, वहाँ जो हमारा प्रश्न बना था तो वहां पर इन्होंने एनटीए ने रचना के अनुसार, ठीक है, एनटीए नहीं, यूजीसी ने, ठीक है, यूजीसी ने क्या हुआ कि रचना के अनुसार इस क्रम को सही बताया था। बट यहाँ पर हमने लिया है हमारा करेक्ट आंसर को कि पहले आते हैं केशव दास, जानते हैं केशव दास 1555 के हैं। इसके बाद 1595 बिहारी जी, चिंतामणि आते हैं 1609 के, है ना, 1609 ईस्वी। इसके बाद आते हैं, इसके बाद हमारे आते हैं पद्माकर जी, ठीक है, पद्माकर जी 1753 ईस्वी, है ना। तो ये करेक्ट है। लेकिन जो एनटीए का जवाब था, हमने देखा जब पीवाईक्यू में, तो एनटीए का जवाब था तो पहले उन्होंने केशव को लिया, फिर उन्होंने चिंतामणि को लिया, फिर बिहारी को लिया, फिर पद्माकर को लिया।
उनका कहना था कि उन्होंने रचना क्रम की दृष्टि से लिया है, ठीक है, रचना क्रम की दृष्टि लिया है, लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न बन रहा है कि हम जन्म काल की दृष्टि से ले रहे हैं, ठीक है, जन्म काल की दृष्टि से हम सही अनुक्रम ले रहे हैं। यदि प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कवियों का रचनाकार की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए कि पहले किसकी रचनाएं आती हैं, तो उस तरह आपको आंसर देना है ना फ्रेंड्स, उस तरह ही आपको आंसर देना है। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। ये मैं अपने प्रश्न में भी जिक्र कर चुकी हूँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप क्विज मैंने सेंड किया तो कई मित्रों ने इसका गलत जवाब दिया, बड़ा अफसोस हो रहा था मुझे, आपके गलत जवाब आने का अफसोस भी हो रहा था। अफसोस इसलिए हो रहा था क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे ये हैं नगेंद्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने मूल किताबें नहीं लिखी हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य की मूल किताब जो है डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखी थी, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। इन्होंने अनुवाद किया है, ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य का मूल किताब ना लिखे, अनुवाद किया था डॉक्टर नगेंद्र ने, है ना। आगे हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न फिर हमारा बनता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है, तो हम जानते हैं कि श्याम सुंदर दास जी भी थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे, नारायण मिश्र भी थे, लेकिन आचार्य शुक्ल जो है काशी नागरी प्रचारणी के संस्थापकों में शामिल नहीं थे, है ना, डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मैं कह रही हूँ बार बार कह रही हूँ कि ऑप्शन में आए हुए को आपको देखना है, बाबू श्याम सुंदर दास को देखना है, ठीक है, शुक्ल जी को देखना है, और शिव कुमार सिंह को भी आपको देखना है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन किसका है ना, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य। यदि आपने PYQ किया है, आपने PYQ किया है तो आप इसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है, PYQ यदि आपने किया है तो आंसर आपको आ रहा है, वरना और ज्यादा तैयारी करना स्टार्ट कर दी है ना, तो इसका आंसर सबको बताना है, ठीक है। 19 नंबर का भी आपको आंसर आज बताना है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, यह कथन किसका है, भारतेंदु जी का, बालकृष्ण भट्ट का, महावीर द्विवेदी का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, है ना, सबको इसका आंसर बताना ही बताना है। फिर हमारा एक प्रश्न बनता है कि रूपाव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है, बालकृष्ण भट्ट, भार्गव जी, पंत जी, या नरेश मेहता, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है पंत जी करेक्ट आंसर है। आगे फिर हमारा प्रश्न आता है कि सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा बड़े कवि किसको माना गया है ना, किसको माना गया है, सरहपा को, कणाहपा को, डमिपा को, या लुइपा को। 2 सेकंड का आपको टाइम देती हूँ, 2 सेकंड का आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जल्दी से चूज करो कि सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा बड़े कवि किसको माना गया है ना। तो जल्दी से, उम्मीद करती हूँ सबने आंसर चूज कर लिया है ना। मैं अपना आंसर बताती हूँ, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है बताऊँ 21 का, तो बी नंबर करेक्ट है, कड़ाहपा, ठीक है, बी नंबर करेक्ट है, आप सराहपा के पास मत जाइएगा, है ना, बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, कहना चाहूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो खूब ढेर सारा लाइक किया करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, है ना, जहां आप कहीं आप जिस ग्रुप में ऐड हैं या अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर करें। तो अगला प्रश्न आता है कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है, शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, प्रसाद जी ने, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये, है ना, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आता है मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बनता है कि केशव दास कृत कौन सा ग्रंथ प्रबंध काव्य नहीं है ना, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, या रसिक प्रिया। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है रसिक प्रिया, है ना, रसिक प्रिया बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये रीति ग्रंथ का काव्य है ना, कि ये प्रथम प्रबंध काव्य है ना, रीति ग्रंथ है ये, ना कि प्रबंध काव्य है। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है कि कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, है ना, अवधि भाषा में लिखा गया है कवित्त विवेक, वहां बी ऐसा था और बे भी ऐसा ही था, ऐसे पेट फटा हुआ जिसका रहता है, पेट पेट कटा हुआ है ना, बी वाला इसे पेट कटा हुआ जिसका रहता है, बट हमने इस तरह लिया है कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिख कागद कोरे। यह पंक्ति किसकी है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, केशवदास। आपने अपना आंसर चूज कर लिया है ना। यदि आपने पेपर कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है तो भी आज इस प्रश्न को चूज कीजिए और आप बताइए कि आप सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद नहीं हो पाता तो जल्दी से अपनी बुक उठाइए और पंक्तियों को पढ़ डालिए, ठीक है, पंक्तियां कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, है ना, केशवदास, इनको आपको पढ़ना है, इनकी पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर करेक्ट आंसर है तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास की ये पंक्ति है ना, कवित्त विवेक एक नहीं मोरे। और ये किस ग्रंथ से लिया गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है कि दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका कहाँ से लिया गया है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रामचरितमानस हमारा सही होकर, रामचरितमानस से ये ली गई पंक्ति है। आगे और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बनता है, देखो ये देखो प्रश्न, ये देखो प्रश्न, मैंने कहा था कि गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस रचना के संबंध में लिखा है। तो जितने व्यूज है ना, जितने व्यूज आने चाहिए उतने आज आंसर आने चाहिए इसके लिए।
सभी को इसका आंसर देना है ना, सभी को इसका आंसर देना है। और आंसर देने वाला आज विनर होगा, ठीक है, आंसर देने वाला आज विनर होगा और वो कल के थंबनेल पर उसका नाम आएगा, है ना। जो सबसे पहले इसका आंसर देगा वो कल के थंबनेल पर उसका नाम जिक्र किया जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।